नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की बात करें तो भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा घरेलू स्तर पर भी राजनीतिक वाद विवाद का विषय बना रहा। वहीं अगर देखें सामाजिक मुद्दा, तो सामाजिक मुद्दा सबसे बड़ा इस सप्ताह का यह रहा कि केरल में एक गर्भवती हथिनी की जिस तरह निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश दिखा। कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई दोषियों के खिलाफ। और अगर हम और अन्य मुद्दों की बात करें तो निसर्ग तूफान खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह की आशंकाएं थी वो निर्मूल साबित हुई। हमारे भारतीय मौसम विभाग को धन्यवाद देना होगा, बधाई देनी होगी, उनकी तारीफ करनी होगी कि अब उनके पास ऐसे उपकरण हैं, ऐसे जो संचार प्रणालियां हैं जिसके जरिए वो बता पाते हैं, समय पर बता पाते हैं और आपदाओं से देश को बचाया जा सकता है। हमने अम्फान तूफान के दौरान देखा था और अब निसर्ग के दौरान भी ये दिखा। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे रहे जिनको लेकर घरेलू स्तर पर भी राजनीति हुई, जैसे कि बीजेपी अपनी जो वर्चुअल रैलियां शुरू कर रही है उसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में जांच की जो संख्या है उसके आंकड़ों को लेकर राजनीति हुई और जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी समस्याओं को लेकर राजनीति हुई। अनलॉक 1 में जिस तरीके से जो चीज़ें खुली हैं, जो नहीं खुली हैं, उनको लेकर वाद विवाद का विषय बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे विषय रहे जो इस सप्ताह भी चर्चा में रहे। आइए करते हैं इन सभी विषयों की समीक्षा, करते हैं इन पर हम एक विश्लेषण और हमारे दर्शकों ने क्या प्रश्न भेजे हैं उनका सटीक जवाब देने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो चाय पर समीक्षा के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है ये सबको दिख भी रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी बहुत कुछ कह देते हैं और दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत किस तरह से इस लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। जरा अभी आप कुल संक्रमितों की संख्या अगर देखते हैं, लोग हमारे देश में क्या होता है, लोग देखते हैं कि कुल संक्रमितों की संख्या 2,30,000 पार कर गई, अरे अब क्या होगा। लेकिन आप देखिए कि 2,30,000 को भले ही संक्रमितों की कुल संख्या पार कर गई हो, लेकिन अस्पताल में इलाज कितनों का चल रहा है और कितने लोग ठीक हो चुके हैं। ये जो 2,30,000 आप बोल रहे हैं उसमें से 1,10,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और बाकी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये आंकड़े बहुत कह सकते हैं कि हमारी सफलता की कहानी खुद ही बयां कर देते हैं और दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। हमारे यहाँ ठीक है 6,500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आप दुनिया भर के आंकड़े उठाकर देखिए जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं, अगर उनके आंकड़े 2 लाख को पार कर गए हैं संक्रमितों की संख्या के, तो मृत्यु का आंकड़ा 6,500 नहीं है, वो भी लाख पहुंच गया है या फिर कई हजारों में है। तो भारत की सफलता की कहानी यही दिखती है। और आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो मृतक भी हैं कोरोना वायरस से, उसमें आप देखेंगे तो 70% वो लोग हैं जो कि आयु संबंधी कई बीमारियों से ग्रस्त थे या फिर अन्य किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे थे, वो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऐसे आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से भले ही इसकी वैक्सीन नहीं बनी हो, लेकिन भारत की मिट्टी में वो ताकत है कि हमारे यहाँ पर लोग ठीक हो रहे हैं। ये एक सकारात्मक चीज़ है। आप देखिए कि हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड था उसको लोग कितनी आलोचना कर रहे हैं कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ कि जब सब कुछ खोलना भी पड़ रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ भी रही है। लेकिन आप देखिए कि सरकार ने उस लॉकडाउन के पीरियड का जो लाभ था अपना स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए किया। अगर हम उस समय सब कुछ खोल देते, उस समय सब कुछ बंद नहीं करते, तो आप सोचिए कि ये जो 2-2.5 लाख जो संख्या आज पहुंच रही है ये तभी हो जाती और हमारा स्वास्थ्य ढांचा मजबूत नहीं होता। हमें किसी को अस्पताल में भर्ती करने के लिए हमारे पास बेड नहीं होते, हमारे पास आइसोलेशन में हमारे पास क्वारंटाइन करने के लिए कोई जगह नहीं होती, हमारे पास ना वेंटिलेटर थे, ना मास्क थे, ना सैनिटाइजर भी कब पड़ गया था अचानक से जिस तरीके से इस वायरस ने तहलका मचाना शुरू किया था। तो आप देखिए कि सब कुछ गड़बड़ा जाता और जब सब कुछ आपाधापी में होता है ना, तो आप देखिए कि स्थिति बिगड़ने में देर नहीं लगती है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो भारत सरकार ने हमारी राज्य सरकारों के साथ मिलकर जिस तरीके से समन्वय के साथ आगे बढ़कर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये उसी के सकारात्मक परिणाम है। ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि
दुनिया में जितने बड़े प्रभावित देश हैं कोरोना वायरस से, उसमें भारत का नाम 7वां आ गया है। लेकिन आप आंकड़े देखेंगे ना, तो आंकड़ों में भारत शायद पहला स्थान है उसका, कि जिसके पास सकारात्मक आंकड़े हैं। और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत ने, ठीक है, पहले हमको शुरुआत में जो जांच किट थी वो बाहर से मंगानी पड़ती थी, लेकिन आप देखिए कि स्वदेशी तंत्र हमने कितना मजबूत किया है। और भारत का इतिहास रहा है कि जब जब संकट का समय आया है, भारत आत्मनिर्भर बना है। और आत्मनिर्भर बनकर जिस तरह से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें सफलता निश्चित है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत विजयी हो गया है, लेकिन भारत विजयी पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आप देखिए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों के स्वास्थ्य के लिए अपना पूरा जीवन कह सकते हैं, अपना पूरा समय कह सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं। ऐसा कोरोना वॉरियर्स हमारे देखिए कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और हमारे कोरोना वॉरियर्स अपने घर परिवार नहीं जाके कई कई महीनों से घर नहीं गए हैं, अलग रह रहे हैं। अगर पुलिस वाले हैं तो चौकी में ही रह रहे हैं, या कहीं होटल में कमरा ले लिया तो वहाँ रह रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं होटल में रह रहे हैं, कहीं अलग रह रहे हैं, परिवार से नहीं मिलते, कितना त्याग कर रहे हैं देखिए। और हमको ये लड़ाई जीतने के बाद भी इनका त्याग नहीं भूलना चाहिए। कोरोना ने पूरी दुनिया को एक जो नया रंग रूप दे दिया है, उसको अब स्वीकार करने की जरूरत है। हमको अब कोरोना वायरस के साथ जीना होगा। ये बात शुरू से कही जा रही है, ऐसा नहीं कि आज कही गई है। जिस तरीके से अब देखिए कि जहां जहां कोरोना वायरस ने शुरुआत में तहलका मचाया था, वहां वहां अब शांति थी, लेकिन कुछ ऐसे भी वाकये आए हैं कि कोरोना फिर से लौटा है, यहां तक कि अपने मूल स्थान चीन पर भी लौटा है। तो ये चीजें वायरस की वजह से कभी कोई देश या व्यक्ति थम नहीं सकता, रुक नहीं सकता। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, बढ़ रहे हैं। कहीं कोई रुकावटें आती रहती है, रुकावटें पहले भी आती थी, ठीक है, इतनी बड़ी रुकावट नहीं आती थी, लेकिन उन रुकावटें आपकी राह में बाधा ना बन जाए, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। और देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सकारात्मक संदेश दिए हैं, पिछले कुछ दिनों में लगातार वो दे रहे हैं, और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, लोग अपने आप ही, आप देखिए कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी को, लोग अपने आप ही सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि मैंने इतना सस्ते में वेंटिलेटर बना लिया, मैंने इतने सस्ते में जो सैनिटाइज करने वाली मशीन बना ली है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं हमारे। देखिए जो युवा है वो कितना नवोन्मेष लेकर सामने आ रहे हैं, बड़ी बात है, दुनिया देख रही है। हमको प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, और हमारे जो उत्पाद हैं उनको हमें किस तरीके से विश्व के लिए बनाना है कि वो गुणवत्ता में कहीं कोई उसकी कमी ना रह जाए, इस बात की चिंता कर रही है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो CII को एक संबोधन दिया है उनके एक वार्षिक सेमिनार में, उसमें भी उन्होंने यही सब बातें बताई हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे भारत को मजबूत बनाया जा सकता है। कई सारे उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए उस व्याख्यान में, और हमें लगता है कि सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, यकीनन निश्चित विजय होगी। समय थोड़ा सा जरूर लगेगा, और ये वायरस ऐसा है कि देखिए पूरी दुनिया जूझ रही है। आप सिर्फ भारत में रहकर भारत पर ही सवाल उठाते हैं, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगता है। अब दुनिया के आंकड़े देखिए और अपने देश के आंकड़े देखिए। ठीक है, जो पार्टी की सरकार है उस पार्टी से, उस नेता से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत की सफलता से मतभेद मत रखिए। भारत की सफलता में ही आपकी सफलता है, और भारत को सफल बनाने के लिए आपके प्रयास भी जरूरी हैं। आप भी प्रयास करिए, भारत निश्चित रूप से सफल होगा। आज नहीं है अभी सफल पूर्ण रूप से, तो कल होगा, लेकिन सफलता भारत की निश्चित है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का दूसरा सवाल क्या है। देखिए केरल में जो कुछ हुआ वो बड़ा हृदय विदारक है। आप देखिए कि केरल में ये पहली घटना नहीं है किसी निरीह प्राणी के साथ, और केरल को हम जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक हत्याओं के रूप में भी वो प्रदेश आगे रहा है। और निरीह प्राणियों के साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ समय पहले एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरेआम गाय को काटा था, कितना हृदय विदारक दृश्य था। अब एक हथनी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा हो, आपने उसको अनानास में बम लगाकर खिला दिया, और बम फट गया, उसका जबड़ा फट गया। मतलब आगे कहने लायक स्थिति नहीं है जिस तरीके से उस प्राणी के साथ व्यवहार हुआ। केरल को कहा जाता है कि वो ईश्वर का अपना खुद का देश है। ईश्वर के अपने खुद के देश में ईश्वर की बनाई कृति के साथ इस तरह की अमानवीय घटना, इस तरह की बर्बरता भरी घटना, वाकई में जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या केरल की वो सरकार जिसके हम कह सकते हैं कि इतिहास रहा है कि उसने ऐसे वाकयों को अनदेखा किया है,
क्या इस वाकई पर वो आगे वाकई में जो इसके दोषी हैं उनको न्यायालय तक पहुंचा पाएगी, उनको न्याय के कटघरे तक पहुंचा पाएगी? बड़ा सवाल अपने आप में है। और हम देखते हैं कि खासतौर पर अगर हम देखें, अगर हम जानवरों की ही बात कर लें, तो हमने देखा है कि अगर मामला किसी सेलिब्रिटी से जुड़ा हो, हाई प्रोफाइल मामला हो, तो तुरंत पुलिस भी हरकत में आ जाती है, प्रशासन भी हरकत में आ जाता है। हमें सलमान खान वाले जो हिरण शिकार वाला मामला था, उसके सामने हम देख सकते हैं, हमारे सामने वो मामला है कि किस तरीके से वर्षों तक वो मामला चला। जोधपुर की अदालत में कई कई बड़े बड़े सितारे बंबई से जोधपुर की अदालत तक पहुंचे, और ऐसे जो मामला था उसमें काफ़ी ये भी सवाल उठे कि क्या हिरण को मारना इतना बड़ा अपराध हो गया कि कोई 10, 11, 12 साल तक कोर्ट के चक्कर काट रहा है, जेल भी हो आ रहा है, फिर बाद में जमानत पर छूट जा रहा है। तो ये सब घटनाक्रम चला। लेकिन क्या हमें ये सवाल पूछना चाहिए, खुद से ही पूछ लेना चाहिए, जो सवाल उठाते हैं ऐसे, कि जो एक भले ही वो जानवर है, आपके देश में है, क्या उसका कोई अधिकार नहीं है? क्या खुली हवा में सांस लेने का उसका कोई अधिकार नहीं है? अपनी तरह से जीवन जीने का उसका कोई अधिकार नहीं है? आज आप मनुष्य हैं, आपके पास ताकत है, आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको दबा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती कि उसके पास ज़्यादा ताकत होती और वो आपको दबाता, तो आप क्या पीड़ित महसूस नहीं करते? जरा उसकी जगह पर अपने आप को रखकर देख लीजिए, एक बार सारी स्थिति आपके सामने क्लियर होगी। जहाँ तक केरल की बात है, तो यकीनन केरल में जिस तरीके से ये घटना हुई है, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या उनको न्यायालय के कटघरे तक लाया जाता है और नहीं लाया जाता। और सबसे बड़ा ये भी है कि हमारे जो देश में एक प्रथा है कि हम बड़ी जल्दी घटनाओं को भूल जाते हैं। हो सकता है कल इससे बड़ी कोई घटना आ जाए, कल कोई दूसरी घटना आ जाए, हमारा ध्यान इस पर हट जाए, और यही मौका ढूंढता है प्रशासन, यही मौका ढूंढती हैं सरकारें कि लोगों का ध्यान हटे, या लोगों का ध्यान किस तरह से हटाया जाए और इस मामले को रफा दफा किया जाए, ठंडा पड़ जाए मामला, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसे बहुत सारे वाकई गिनाए जा सकते हैं अलग से। लेकिन केरल में जो कुछ हुआ, आप देखिए कि वो एक बड़ा एक प्रतीक के तौर पर भी है। उसका आपको समझाते हैं कि कैसे केरल की पहचान आप देखिए कि जो केरल की खूबसूरती है वो अतुलनीय है। आप वहाँ पर जाएंगे तो जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखते ही रह जाएंगे, और केरल की जो कला संस्कृति है, जो वहाँ की धार्मिक संस्कृति है, वो अपने आप में अनूठी है। आप वहाँ के मंदिरों की चाहे बनावट देख लीजिए, चाहे वहाँ की साज सज्जा देख लीजिए, चाहे वहाँ का जो पूजन इत्यादि का जो भी वहाँ पर रूपरेखा होती है, वो देखिए बड़ी भव्य होती हैं और बड़ी आकर्षक होती हैं। और हाथी तो वहाँ की संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है, और हाथी तो वैसे भी ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक है, लक्ष्मी जी के साथ हमेशा रहते हैं। और हाथी को लेकर क्या, ठीक है, प्राचीन हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या कहा गया है उस पर नहीं जाएं, तो भी अगर हम देखें तो केरल की तो संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। आप देखिए कि कितने महोत्सव होते हैं। केरल सरकार का जो केरल पर्यटन है, वो अपने पर्यटन के जो भी वृत्त चित्र दिखाता है, जो भी वीडियो जारी करता है, जो भी अपनी डॉक्यूमेंट्री जारी करता है, उसमें दिखाता है कि किस तरीके से महोत्सव में हाथी शामिल होते हैं, और जो हाथियों को भी किस तरीके से सजाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ दिखावटी भी है, ऐसा भी लगता है, क्योंकि अब बात अगर आप जाके केरल के अंदरूनी इलाकों में जाएंगे तो जंगलों में खासतौर पर हाथियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार होता है, उनको जैसा कि मेनका गांधी ने भी आरोप लगाया है कि उनको कीलें खिला दी जाती हैं ताकि मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे कृत्य किए जाते हैं। और आप देखिए हाथियों की संख्या कहाँ पहुँच गई है। हम ठीक है, हम टाइगर की जो चिंता करते हैं, हमें हाथियों की भी चिंता करनी चाहिए। ये भी देखिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, इसी तरीके से व्यवहार करते रहे, ये बात सत्य है। और हमको जो केरल में जिस तरीके से हाथियों के साथ ही नहीं, अन्य जानवरों के साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। वन्य विभाग आखिर कर क्या रहा था, वो देख क्या रहा था कि ऐसी घटना हो गई। और आप देखिए कि ऐसे खासतौर पर जब केरल में आप घने जंगलों वाले इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रात को किस तरीके से जो लोग प्रबंध कर देते हैं वहाँ पर कि हाथी अगर आए तो वो फंस जाए, गिर जाए, तमाम तरह के प्रबंध किए जाते हैं। आप एक बार केरल में जाकर जरा अंदरूनी इलाकों में जाकर देखिए, तब आपको हकीकत समझ में आएगी। ये सब सिर्फ हम अखबारों में पढ़कर जो ज्ञान आता है या समाचार चैनलों पर जो देखकर हमको ज्ञान आता है, ऐसा नहीं है। आपको हकीकत के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, होती हैं या करवाई जाती हैं। और अगर हम बात करें जो केरल में जो जिस तरीके की जो घटना हुई है, अब ठीक है कि मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि ये मल्लपुरम की घटना है, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मल्लपुरम की घटना है, कांग्रेस कह रही नहीं पलक्कड़ की घटना है। अरे भैया, पलक्कड़ की घटना हो, वायनाड की हो, तिरुवनंतपुरम की हो, केरल की घटना तो है। जिला छोड़ दीजिए, राज्य तो है, राज्य छोड़ दीजिए, देश तो है।
क्यों ऐसी घटना आखिर हमारे देश में घट गई? आप छोड़ दीजिए केरल में घटी, आप छोड़ दीजिए मलप्पुरम में घटी है, आप छोड़ दीजिए पलक्कड़ में घटी है, लेकिन हमारे देश में ऐसी घटना घट कैसे गई? क्या किसकी हिम्मत हो गई कि वो हाथी को अनानास में बम डाल के खिला दे? ये अपने आप में अमानवीय कृत्य है, और इतना अमानवीय कोई कैसे हो सकता है? तो राक्षसों का काम होता है, ये असुरों का काम होता है। ये अब असुरों का युग नहीं है, राक्षसों का युग नहीं है। हम मानव सभ्यता की बात करते हैं, हम अपनी सभ्यता की जो दुहाई पूरी दुनिया में देते हैं, तो ये सभ्यता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। और वाकई में अब केंद्र सरकार चूंकि मामले का संज्ञान ले चुकी है, तो देखना होगा कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक द्वेष का, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला ही बंद करना रह जाए। उस हथिनी को, उसके जन्म नहीं ले सके बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए। और यही हम कह सकते हैं कि हमारे देश का एक विधान जो है, हमारे देश का संविधान है, उसमें सबके लिए न्याय है। उस हथिनी को, उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी न्याय अवश्य मिलना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए, अमेरिका में अश्वेत नागरिक की हत्या और जिस तरीके से की गई है, घुटना लगा के गर्दन पर दबा दिया, बस वो बेचारा चीख रहा है कि सांस ले लेने दो, सांस ले लेने दो, और मौका तक नहीं दिया, आपने उसको मार दिया। इससे बड़ी निर्ममता क्या हो सकती है? और वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि हम सबसे बड़े सभ्य हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका कोई तोड़ नहीं है, हमारे पास जो रक्षा साजो सामान है उसका कोई दूसरा कोई मुकाबला ही नहीं है। हर चीज़ में अमेरिका आगे है, हर चीज़ में। लेकिन आप देखिए कि ये जो जिस तरह की घटना हुई है, ऐसी मिसाल कहीं दुनिया में मिलती है? नहीं मिलती। और अमेरिका जो अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है, क्या अब वो यूनाइटेड नजर आ रहा है? आप देखिए कि जिस देश के विभिन्न शहरों में कर्फ्यू लगा हो, दंगे हो रहे हो, फसाद हो रहे हो, दुकानें लूटी जा रही हों, और वहाँ के राष्ट्रपति को भाग कर बंकर में छुपना पड़े, वो देश क्या सबसे विकसित देश है? वो देश क्या सबसे प्रभावशाली देश है? वो देश क्या सबसे शक्तिशाली देश है? और वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सैन्य क्षमता के तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, वो बंकर में छुप रहा है, अपने आप में बड़ी हैरत की बात है, और अमेरिका की इस समय की स्थिति को बयां कर देता है। दरअसल अमेरिका का जो रुतबा है, अमेरिका की जो चकाचौंध है, उससे दुनिया का हर आदमी प्रभावित है। हर आदमी अमेरिका के बारे में खबरें पढ़ता है, उसके बारे में जानना चाहता है, उसके लोगों की कहानी जानना चाहता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नया आ रहा है, उसको जानना चाहता है, उसको अपनाना चाहता है, उसको जीना चाहता है। और इसी तरीके से आप देखिए कि जब अमेरिका में ये नस्लवाद की जो घटना हुई है, जो रंग भेद की घटना हुई है, वो घटना ऐसी है कि उसने भी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। क्योंकि जब लोग उसके वहाँ की जो आनंद के क्षण हैं, उसको जब उनसे प्रभावित होते हैं, तो ये जो ऐसी घटना हुई है उससे भी लोग प्रभावित हुए हैं। यही बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया में हमें इस समय जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका माना जाता है कि रंगीन देश है, रंगीन देश है, लेकिन नहीं, रंगीन नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। ये सत्य है अमेरिका का कि अमेरिका ब्लैक एंड व्हाइट है। वहाँ पर श्वेत और अश्वेत, यही जो एक कह सकते हैं कि इसके रूप में अमेरिका बटा हुआ है। और जिस तरह से अश्वेतों पर अत्याचार, आज की बात नहीं है, आप 60-70 साल का उससे भी पुराना इतिहास उठाकर देख लेंगे तो अश्वेतों के साथ तो यही होता आया है। उनको जबरन पुलिस लेकर जाती है, कभी भी प्रताड़ित करती है, कभी पुलिस थाने में ले लिया जाता है, और विभिन्न ऐसी घटनाएं हैं। और इसका जो विरोध है वो प्रकटीकरण दिखता है, कई बार दिखता है, लेकिन इस बार मामला बहुत जघन्यतम हत्या का था, इसलिए पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुए। चुनाव भी अमेरिका में नजदीक हैं राष्ट्रपति पद के, इसलिए भी एक बड़ा कारण रहा कि इसको हवा और मिल गई। और जिस तरह से दंगे फैले हैं, लगता नहीं कि जल्द शांत होंगे। अमेरिका पर दोहरी मार है, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस समय अमेरिका सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, वहीं पर सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, वहीं पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले फैले हैं, उसी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रसातल में चली गई है, और वहीं पर ही ये इस तरीके के दंगे हो गए हैं कि 40 से ज्यादा शहरों में तो इस समय कर्फ्यू है, वहां पर 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कितने लोगों को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जो रबड़ की गोलियां मारी हैं, जो उनको ऊपर, चाहे वो मिर्च का स्प्रे हो, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे और अन्य प्रकार के जो भी उन्होंने वहां पर उपयोग किए हैं, बल प्रयोग किया है, उससे बहुत सारे प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, बड़ी संख्या है। और अब तक की जो सूचना है उसमें आधा दर्जन के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है विरोध प्रदर्शन के दौरान। और अमेरिकी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ है, वो अलग है, तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन
जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश को चला रहे हैं, वो साफ चीजें एक चीज प्रकट हो रही है कि ना तो उनको अपनी पार्टी का सहयोग मिल रहा है इस मामले में। विपक्ष का तो खैर सहयोग उनके साथ है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष तो अभी पिछले दिनों ही हम देखते हैं कि जब 2019 के अंत में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया था, और जिस तरीके से वो उससे बाहर निकले, खैर वो अलग बात है। और लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एकजुट रखने में नाकामयाब रहे हैं, और अपने ही मंत्रियों के साथ उनके जो मतभेद हैं, अपने ही प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो उनके मतभेद हैं, वो अमेरिका में जो शांति लाने के प्रयासों में और बाधक सिद्ध हो रहे हैं। और विपक्ष ने तो ये भी कह दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो देश को एकजुट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास तो छोड़िए, वो प्रयास करने का नाटक भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका आज कहां पर है। और जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को एक चेतावनी भी दी है, पूरी दुनिया की आंखें भी खोली हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रंग भेद का शिकार, नस्लवाद का शिकार सिर्फ अमेरिका में ही लोग होते हैं। दुनिया भर में ऐसे वाकये देखने को मिलते हैं, खासतौर पर पश्चिमी देशों में देखने को मिलते हैं, जहां पर गोरी चमड़ी ही शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो अब वहां पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो लगता है कि जो नस्लवाद का जो लोग शिकार हुए हैं, उनका अब थोड़ा सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि अब वो दिन नहीं है कि आप जुल्म करते जाइए, जुल्म करते जाइए, जुल्म करते जाइए, और वो लोग सहते रहेंगे। सहने की पराकाष्ठा को जो सीमा थी, वो पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। अब कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो चुप रहने को तैयार नहीं है, और अब आंदोलन जिस तरीके से हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हो रहे हैं, पूरी दुनिया में चेतावनी गई है उसकी। और निश्चित रूप से जो कह सकते हैं कि अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी मुश्किलें हैं, दोहरी मुश्किलें हैं कि पहली बात तो सब जीतेंगे या नहीं, वो बात की बात है। पहली बात यह है कि क्या उनको अपनी पार्टी की उम्मीदवारी हासिल हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बिल्कुल गिर गई है नीचे, उसको देखते हुए लगता नहीं कि वो प्राइमरी जो होती है वो जीत पाएंगे, अपनी पार्टी का नॉमिनेशन हासिल कर पाएंगे। क्या होता है आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे प्रभात साक्षी के साथ। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।